माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। न्यायिक प्रक्रिया में, निर्णय की प्रक्रिया में, जजमेंट की प्रक्रिया में ऋजुता क्या होती है? फेयरनेस ऑफ जस्टिस, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं, पब्लिक एड के सिलेबस में है, या GS के लिए जब हम संविधान पढ़ते हैं, तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि ऋजुता क्या है, फेयरनेस ऑफ जस्टिस क्या है। पहली बात तो यह है कि इसमें ऑडी अल्टरम का सिद्धांत लागू होता है, यानी दूसरे पक्ष की भी सुनो। एक पक्षी निर्णय, एक्स पार्टी जजमेंट यथासंभव न दिया जाए, और अगर हो भी जाए तो उसे दोबारा ओपन करने का प्रावधान होना चाहिए, यानी दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही फैसला हो, तो ये प्राकृतिक न्याय का पालन होता है। ओपन सुनवाई हो, छोड़ के उन मामलों के जहां पर बंद कमरे में सुनवाई आवश्यक है, नहीं तो ओपन सुनवाई हो, सबके सामने सुनवाई हो। हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट में कम से कम, जहां मैं असिस्टेंट कमिश्नर था सेल्स टैक्स में, जिसका नाम कमर्शियल टैक्स है और GST सेल के साथ है, वो वहाँ पर मेंबर ट्रिब्यूनल जो फैसला करते हैं एडिशनल कमिश्नर के रैंक के होते हैं और एक हाई कोर्ट से आते हैं। डबल बेंच जो बैठती है, सिंगल बेंच भी होती है, डबल बेंच भी होती है। तो जो मेंबर साहिबान बैठते हैं अपनी अदालत में फ़ैसला करने के लिए, तो बहुत से मेंबर ट्रिब्यूनल्स को मैंने देखा है कि तत्काल फैसला सुना देते हैं, लिखा देते हैं इमीडिएटली। इससे अधिक प्राकृतिक न्याय नहीं हो सकता कि डेट्स के बाद, कई डेट लगने के बाद, जैसे होता है कि किसी को कोई मजबूरी है, नहीं आ सकता है, लेकिन जब यहाँ दो पार्टियाँ तो होती नहीं, एक सरकार होती है और एक व्यापारी होता है। सरकार की तरफ से हम लोग होते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो होते हैं छोटे मामलों में असिस्टेंट कमिश्नर, थोड़े बड़े मामलों में डिप्टी कमिश्नर्स। उनको SR कहते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। मैं रहा हूँ बहुत साल, सरकारी वकील समझ लो, तो विधि का ज्ञान हो जाता है। इनकी पोस्टिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी होती है। मैं रहा हूँ दोनों जगह, इलाहाबाद में हाई कोर्ट वर्क्स में और गाज़ियाबाद में सुप्रीम कोर्ट वर्क्स में। तो ये उन्हीं अधिकारियों को पद मिलता है जिनको विधि का पर्याप्त ज्ञान होता है, और एक परीक्षा के बाद ये अपॉइंटमेंट होता है। बड़ा ही प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट है, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें कोई ऊपरी आमदनी की गुंजाइश नहीं होती है। स्कॉलर्स ही जाते हैं इसमें। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ जो स्कॉलर रहे हैं, जिन्हें इस कार्य में मज़ा आता है, जैसे कि मुझे आता रहा है। ऐसे मेरे वरिष्ठ थे, पंत जी थे इलाहाबाद में, जाने कितने बरस तक हाई कोर्ट वर्क्स में रहे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे अधिकारी थे। तो ऋजुता ये होती है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, एक पक्षी निर्णय न दिया जाए, यदि दे दिया जाए तो एक्स पार्टी डिसीजन को ओपन करने का प्रोविज़न हो, यथासंभव खुले में सुनवाई हो, यथासंभव जजमेंट तुरंत दे दिया जाए। ट्रिब्यूनल्स के जो होते हैं जजमेंट, वो अर्ध न्यायिक कल्प या न्यायिक कल्प होते हैं, तो उनको एडजुडिकेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एड जुडिकेशन, जुडिशियल। एडजुडिकेशन न्याय निर्णय होते हैं, प्रशासनिक न्याय निर्णय। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अलग है। तुम लोगों के जो लोग पब्लिक एड जिनका नहीं है सब्जेक्ट, उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये GS के अंदर आता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेट और कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके अतिरिक्त विभागीय ट्रिब्यूनल, रेल रेट ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऐसे कई अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इनके बारे में पढ़िए, प्रश्न आते हैं इनसे, परीक्षा में प्रश्न इनसे आते हैं। अपने पेड क्लासेस में सारे पढ़ाता हूँ, विस्तार से पढ़ाता हूँ। तो ये ऋजुता है न्यायिक प्रक्रिया की। पहले ट्रिब्यूनल्स में ऋजुता नहीं पाई जाती थी, और ऋजुता के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि स्पीकिंग ऑर्डर हो। जब मैं पोस्टेड था उन्हीं दिनों एक आदेश हुआ था जिसमें कहा गया था कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो भी जो अपना आदेश पारित करें वो स्पीकिंग ऑर्डर हो, बोलता हुआ आदेश हो, यानी कि स्पष्टीकारक आदेश हो, जिसमें हर एक्शन के बारे में जस्टिफिकेशन हो कि मैंने ये क्यों किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले बहुत से ऐसे होते हैं कि दोनों पक्षों को सुना, ये निर्णय लिया, विस्तार से अलग होता है, बाद में उसकी नकल लेते रहते हैं, कॉपी लेते रहते हैं, लेकिन फैसला आ जाता है। लोगों को बाकी फैसले से मतलब भी नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा फैसला होता है, उन्हें इससे मतलब होता है कि हुआ क्या।
हेल्ड क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कई पार्ट होते हैं। पहला तो इंट्रो होता है, दूसरा होता है कि सुनवाई, यानी इस पक्ष ने ये कहा, उस पक्ष ने ये कहा, फिर इसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर क्रॉस एग्जामिन हुआ। हाँ, रिजुता में क्रॉस एग्जामिन भी है, प्रतिपरीक्षण, यानी एक पक्ष दूसरे का प्रतिपरीक्षण भी कर सकता है, यानी सीधे प्रश्नोत्तर कर सकता है, तो वो रिजुता में आता है। तो जो माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई प्रतिपरीक्षण हुआ है तो उसका भी जिक्र होता है। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये लॉ पॉइंट पे जजमेंट देते हैं। ट्रिब्यूनल अंतिम फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रह गई है, तथ्य का अन्वेषण रह गया है, तो माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय रिमांड कर सकते हैं, केस को वापस भेज सकते हैं कि ये ट्रिब्यूनल इस पर पुनः विचार कर ले, या कर निर्धारण अधिकारी अगर सेस का मामला है तो टैक्सेशन अथॉरिटी इस पर पुनः विचार कर लें, और जो तथ्य अन्वेषण से रह गए हैं उन तथ्यों पर पुनर्विचार करके फैसला दें। इस तरह का आदेश कर सकते हैं। इसको रिमांड कहते हैं, पुनर्प्रेषण कहते हैं, प्रतिप्रेषण कहते हैं। ये रिट नहीं है, ये एक आदेश है। तो जनरली क्या होता है कि जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय हैं माननीय, वो लॉ पॉइंट पर जजमेंट देते हैं, यानी कोई विधि का प्रश्न अगर सारवान प्रश्न निहित है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर निहित है, तो उस पर वो अपना फैसला देते हैं। तो ये सब डिस्कस करते हैं दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में वी ऑब्जर्व आता है, हम ये अवलोकित करते हैं, यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये पार्ट बाध्यकारी नहीं होता, कंपल्सिव नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि इसको पक्ष माने, ये सुझावात्मक हो सकता है। इसे न मानने पे अवमानना की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अवमानना की कार्रवाई नहीं होती है जनरली, क्योंकि ये सजेस्टिव हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बाद में जो अंतिम पोर्शन होता है वो होता है हेल्ड। अभी निर्धारित किया जाता है कि ये कंपल्सिव है, बाइंडिंग है, और ये न मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मानना ही पड़ता है, नहीं तो सजा, जुर्माना इत्यादि सब कुछ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल्स में ज़्यादातर ये अवमानना की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब भी कभी संविधान में न्यायालय शब्द आता है तो ना जिला न्यायालय, ना मुंसिफ न्यायालय, ना दीवानी कचहरी और ना फौजदारी कचहरी, बस सिर्फ जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय का अर्थ वहाँ यही होता है। अनुच्छेद 13 पढ़ें या 32 पढ़ें, 226 पढ़ें तो रेलेवेंट न्यायालय, 32 पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट, 226 पढ़ें तो हाई कोर्ट, इस तरह से होता है। तो ये न्यायिक रिजुता है। ऐसे सैकड़ों टर्म्स, बहुत छोटे से, फीस में छोटा लेकिन वैसे बहुत बड़ा बैच, A9 बैच 31,000, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बताई गई, सैकड़ों शब्द बताए गए हैं, जिससे कि आप करेंट अफेयर, संविधान, इकोनॉमी एकदम समझ सकते हैं। जब तक शब्द ही नहीं पता होंगे तो समझेंगे कैसे? एकदम ग्लॉसरी है पूरी, एकदम समझाया गया सारा, और वो भी वाक्य प्रयोग के द्वारा। केवल अर्थ बताने से नहीं काम चलता है। अगर अर्थ बता दिया जाए, अगर कहीं पे लिखा है, मेरा बहुत फेमस सेंटेंस है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, क्या इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड। अब ना अगले को प्रोमलगेटेड पता है ना प्रख्यापित पता है, तो कैसे काम चलेगा? तो मुझे समझाना पड़ता है कि ये क्या होता है। अगर ये कहा जाता है कि यदि कोई संसदीय विधि या उसका कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है, तो उसका वो भाग या संपूर्ण विधि अविधिमान्य होगी या शून्य समझी जाएगी, इस तरह के। अब इसको अगर अंग्रेजी में बता दें तब भी नहीं समझ में आता, इसको समझाना पड़ता है। युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो कोई भी अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट समझ लेगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है। हाँ, हिंदी वाला जो है वो ये भले ना समझ पाए कि युक्त निर्बंधन आरोपित किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले को भी ये समझाना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रीजनेबल, युक्त है क्या। मतलब युक्त का मतलब रीजनेबल है और रीजनेबल का मतलब युक्त है, लेकिन ये होते क्या हैं? हु विल डिसाइड एंड हाउ विल डिसाइड, व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द डायरेक्टिव्स, ये होते क्या है? तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटे से बैच में इतने अच्छे तरीके से डिस्कस की गई। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक।